गुड मॉर्निंग। आज मैं एनएमआर की 5th क्लास ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको रासायनिक शिफ्ट के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ़ सिग्नल कितने होते हैं और फिर उन सिग्नल की स्थिति क्या होती है। उन सिग्नल की स्थिति का ही कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ़ सिग्नल, और सेकंड हम कह रहे हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल की जो पोजीशन होगी या स्थिति होगी वो हम किसके सापेक्ष देखते हैं? टीएमएस के सापेक्ष देखते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब टीएमएस के सापेक्ष या तो सिग्नल क्या होगा, टीएमएस की तरफ होगा, तो यानी उसको हम बोल देंगे उच्च क्षेत्र की ओर या अप फील्ड में, और या अगर वो इधर दूर होता है तो उसे हम बोलेंगे निम्न क्षेत्र या डाउन फील्ड की ओर, या उसे हम कहेंगे डाउन फील्ड में। यानी और ये भी मैंने आपको पिछले में बताया था कि शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल अप फील्ड और डी शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल डाउन फील्ड। यहाँ जो हम सिग्नल देखते हैं वो टीएमएस के सापेक्ष देखते हैं और दो स्केल पर देखते हैं, डेल्टा और टॉ स्केल पर। दोनों का जो सम होता है वो हम कितना होता है, वो हम कितना मानते हैं? 10 ppm के बराबर। तो इसलिए टीएमएस जो है वो 0 ppm डेल्टा स्केल पर है, तो वही टीएमएस टॉ स्केल पर 10 ppm के बराबर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीएमएस को हम रेफरेंस के रूप में उपयोग में क्यों लेते हैं? तो आपको ये ध्यान है, जब मैंने पिछले वीडियो में, पहले जो वीडियो हुए थे उनमें मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल लेके इथाइल क्लोराइड का, जिसमें हमने कहा था इसमें 2 तरह के तुल्य प्रोटॉन हैं, तो इसके नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए? ये 3 का 1 सिग्नल और दूसरे का 1 सिग्नल, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए? 2, यानी 2 सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। अब बात आती है इसमें पोजीशन क्या होगी इन सिग्नल की, तो अभी जब हम इसके फैक्टर पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तीसरा आता है पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। तो पीक एरिया पीक इंटेंसिटी की जो हम बात करें, यानी सिग्नल की तीव्रता किस प्रकार से होगी, वो डिपेंड किस पर करती है? वो उस पर्टिकुलर कार्बन पर कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर 3 प्रोटॉन एक कार्बन पर है और यहाँ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक कार्बन पर है, तो 3 प्रोटॉन की सिग्नल की तीव्रता 2 प्रोटॉन के सिग्नल की तीव्रता से अधिक होगी। और यहाँ जब हम देखते हैं टीएमएस में 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन उपस्थित है, ये रे 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तीव्रता तो हाईएस्ट होगी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम इसके सापेक्ष लेंगे, कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसके 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो। तो 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं? हाईएस्ट तीव्रता के होने की वजह से हम यहाँ पर उसको टीएमएस को उपयोग करते हैं। ये तो एक कारण है। अब टीएमएस को 0 क्यों मानते हैं? तो टीएमएस में हमने क्या देखा, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम नहीं करता। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार अभी केवल इसके टीएमएस के सापेक्ष देख के हम यूँ कर सकते हैं कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो क्या करता है? डी शील्डिंग दिखाता है। डी शील्डिंग से सिग्नल डाउन फील्ड में चला जाता है, जबकि सिलिकॉन यहाँ पर है और सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सिग्नल आपको कहाँ मिलेगा? अप फील्ड पर। तो इसलिए यहाँ पर सिग्नल हमें अप फील्ड पर मिलता है और बाकी सारे सिग्नल हम उसके सापेक्ष डाउन फील्ड पर मानते हुए कर लेते हैं, यानी टीएमएस के सापेक्ष जो सिग्नल हुआ वो डाउन फील्ड पर। तीसरा नंबर हुआ लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 26 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब जब इतना कम बॉइलिंग पॉइंट है तो आपने किसी भी कंपाउंड को जब आप मेजर्ड कर रहे हो तो उसको टीएमएस के सापेक्ष ले लेते हैं। जो उधर की तरफ पीक आती है, यानी जो बिल्कुल जिसमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अपफील्ड पर जो पीक आती है उसको तो हम टीएमएस मान लेते हैं, और जो कंपाउंड हमें मिल रहा है उसकी हम उसके सापेक्ष पीक मान लेते हैं। तो ये जो, और लो बॉइलिंग पॉइंट होने से फ़ायदा क्या होता है कि इसको बाद में जब आपने उसको यूज़ करा तो बाद में आप उसको वापस से बॉयल करके हटा सकते हो। जब यानी आपने स्पेक्ट्रा ले लिया या आपने सिग्नल को प्राप्त करा तो आप टीएमएस को वापस दूर कर सकते हो। और चौथा नंबर ये केमिकली इनर्ट है, क्योंकि अगर मान लो आपने इसको किसी भी कंपाउंड के इसके साथ मिलाया टीएमएस के साथ, और अगर वो रिएक्शन कर लेता है तो फिर हमारे पीक का जो है वो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो पीक डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो केमिकली इनर्ट कंपाउंड है। इनर्ट कंपाउंड किस वजह से है? क्योंकि इस पर 4 मिथाइल ग्रुप और मैथाइल ग्रुप जो होते हैं या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जनरली अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन से? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम टीएमएस को इन 4 कारणों से उपयोग में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक शिफ्ट या विस्थापन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको बोला था, अभी आपको बताया था पिछले में, कि जो CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये वाला,
ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोटॉन की शील्डिंग के लिए। जस्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था CS सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के चारों ओर परिसंचरण करता है, एक सेकेंडरी फील्ड जनरेट करता है, और ये सेकेंडरी फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके अपोजिशन में होता है, उसका विरोध करता है। यानी इस सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी फील्ड है ये एक्सटर्नल फील्ड से इस प्रोटॉन को बचाता है। तो अब अगर मान लो हमने उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप जोड़ दिया, जैसे हम यहाँ पर सभी देखो मिथाइल है, मिथाइल की पीक तो एक ही होनी चाहिए, सभी सारे प्रोटॉन की एक ही होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिए, ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर, यानी RHS से LHS की ओर जाने पर, राइट से लेफ्ट की ओर जाने पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी -I इफेक्ट बढ़ता है। तो -I इफेक्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी ये मिथाइल ग्रुप में हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे हम वापस से एक बार लिखते हैं, मिथाइल ग्रुप में हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो CH प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। CS सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी फील्ड जनरेट कर रहा था और जो शील्डिंग का कारण था, अगर आपने उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन पर कम हो जाएगी। और वो CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के शील्डिंग का कारण था, यानी उसको बचा रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, अब वो उतना नहीं बचा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सिग्नल कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की ओर। यानी अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ने से सिग्नल क्या हो जाएगा, डीशील्डेड हो जाएगा, और वो डाउन फील्ड की ओर सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था डीशील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल डाउन फील्ड। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप CS सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, और यही इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्डिंग का कारण थी, और अब वो शील्डिंग उतनी नहीं हो पाएगी, तो वो कहाँ चला गया, डीशील्डिंग, उसकी डीशील्डिंग हो गई और डाउन फील्ड की ओर चला गया। इसी तरह से अब हमने एक और एग्जांपल लिया, CH3Cl और CH3CH2Cl। हम इस वाले मिथाइल ग्रुप पर प्रभाव को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि बिल्कुल क्लोजेस्ट है, और यहाँ इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है यानी हैलोजन जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अब इसका प्रभाव इस पर अधिक नहीं हो पाएगा, जबकि इसमें ये नज़दीक होने की वजह से प्रभाव अधिक होगा। तो अब यहाँ पर डीशील्डिंग ज़्यादा होगी, यहाँ डीशील्डिंग कम होगी इस मिथाइल ग्रुप पर। तो अब इस फिर डीशील्डिंग ज़्यादा किस पर होगी, इस पर। तो इसलिए हमको दो अलग अलग पीक प्राप्त होती है। मैंने आपको कहा था CH3 CH2Cl की। अगर अभी इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो हम कहाँ पर कहेंगे सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर कौन सी होगी, वो होगी CH2 की, यानी ये सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर। और इसके सापेक्ष यदि अगर हम यहाँ सिग्नल की बात करें, मान लो हमें दो पीक प्राप्त हुई, जैसे एक मान लो ये प्राप्त हुई और एक मान लो हमको इस तरह से कोई और प्राप्त हुई, तो अब हम कहेंगे जो सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर वो कौन सी हो गई, वो तो हो गई CH2 की, और सबसे ज़्यादा अप फील्ड पर किसकी हो गई, वो हो गई हमारे वो CH3 की। ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या प्रभाव डालता है, हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे हमने लिया मान लो अल्कोहल का एग्जांपल, ये किस वजह से होता है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण। यानी ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ले लिया, इधर की तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया, इधर हमने पॉजिटिव ले लिया, इधर हमने नेगेटिव ले लिया। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण, जैसे हमने अल्कोहल का एग्जांपल लिया, अल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये ऑक्सीजन दूसरा जुड़ा हुआ है इससे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के कारण ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम कर देगा। तो इसलिए ये सिग्नल का, मैंने यही कहा आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी अगर प्रोटॉन पर, तो वो क्या होगा, शील्डिंग दिखाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, डीशील्डिंग होगी। ऐसी स्थिति में सिग्नल हमें 4.35 ppm पे प्राप्त हो रहा है। जबकि अगर हमने CCl4 सॉल्वेंट ले लिया तो उस स्थिति में अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर OH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा, तो सिग्नल अप फील्ड की ओर चला जाएगा। अब तीसरा प्रभाव होता है वंडरवाल परिरक्षण, विपरिरक्षण या वंडरवाल डीशील्डिंग।
अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी ये R हो गए, ये R 2 ग्रुप हो गए, ये R 3 ग्रुप हो गए। अगर यूँ देखें तो ये R जो है यानी एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण ऊपर से नीचे जाने पर होना तो क्या चाहिए था, प्लस आई इफेक्ट के कारण शील्डिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, माइनस आई इफेक्ट क्या दिखाता है, डी शील्डिंग। तो ये प्लस आई इफेक्ट को क्या दिखाना चाहिए था, शील्डिंग को दिखाना चाहिए था। तो पीक आपके कहाँ पर आनी चाहिए थी, उल्टा होना चाहिए था ये, यानी कि 1.5, 1.3 और 0.9 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन पीक हमारे इस क्रम में आ रही है। उसका कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की शील्डिंग का कारण था। इस बल्की ग्रुप के कारण अब वो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन परिसंचरण आसानी से नहीं कर पाएगा। वो इसी कारण से अब ये जो बल्की ग्रुप के कारण इसका जो सिग्नल होगा वो डाउन फील्ड पर प्राप्त होगा। और इसी तरह का हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मिथाइल ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप, ये इस प्रोटॉन की शील्डिंग की जगह उसे डी शील्डेड उसे कर देता है, यानी इस मैथिल ग्रुप के कारण इस प्रोटॉन का सिग्नल भी डाउन फील्ड की ओर आ जाता है। अब चौथा एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, चौथा जो इसमें कारक है या फैक्टर है वो है एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट या वलय धारा प्रभाव। एन आइसोट्रोपिक प्रभाव, एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट और रिंग करंट इफेक्ट भी इसे हम कहते हैं। ये हम देख चुके हैं जब हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि जिसमें हमने कहा था कि एक तो एल्काइन होता है, एल्काइन में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। ये मैंने इस तरह से छोटा सा बता रखा है, यानी वो एक तरह से क्या दिखाता है, डाई मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। जबकि जो एल्कीन और बेंजीन में है, जिसमें हमने कहा था जो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण जो सेकेंडरी फील्ड है और जो एक्सटर्नल फील्ड है उनकी डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए उसे अनुचुंबकीय एन आइसोट्रोपिक या पैरामैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और हमें ये पता है कि ये वाले के कारण, यानी प्रतिचुंबकीय एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण सिग्नल जो होता है वो अप फील्ड की ओर चला जाता है क्योंकि उसमें शील्डिंग होती है, जबकि इसके कारण क्या होता है, वो सिग्नल डाउन फील्ड की ओर चला जाता है क्योंकि वहाँ डी शील्डिंग होती है। तो आज इतना ही लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के इफ़ेक्ट और आगे की जो NMR का पार्ट है वो लेंगे।